बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन। इससे पहले हमने स्केलेटन को पूरी डिटेल में पढ़ा, उसके डिफरेंट पार्ट्स को पढ़े। आज हम पढ़ेंगे कि स्केलेटन को कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज़ या डिसऑर्डर का सामना हो सकता है। नॉर्मली हमारे पास फोर मेजर डिफॉर्मिटीज़ है स्केलेटन के। इनमें से जो पहला है वो है जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़। जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ क्या है जी? वो डिफॉर्मिटीज़, वो डिसऑर्डर जो कि वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, जो कि जेनेटिकली होते हैं, मौरूसी होते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसेफेलिक या क्लिफ्ट पैलेट। माइक्रोसेफेलिक क्या है कि बच्चे का सर पैदाइशी छोटा हो, और वो यूँ होता है कि ब्रेन के डेवलपमेंट की वजह से, ब्रेन की ग्रोथ की वजह से जो हमारा क्रेनियम है, जो हमारा स्कल है, उसकी साइज़ बढ़ती है। बाज़ औक़ात जेनेटिकली ऐसा हो जाता है कि बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती, उसकी ग्रोथ नहीं होती, तो उसकी ग्रोथ के न होने की वजह से बच्चे का सर छोटा रह जाता है। इसको हम कहते हैं माइक्रोसेफेलिक। दूसरी है क्लिफ्ट पैलेट। क्लिफ्ट पैलेट क्या है कि जो पैलेट बोन है, जो पैलेटाइन बोन है माउथ में, जो रूफ, माउथ के जो रूफ पर होता है, उसमें सुराख हो जाता है या वो कटा हुआ होता है। बाज़ औक़ात के साथ ये होंठ भी कटी हुई होती है, उसको हम कहते हैं क्लिफ्ट पैलेट। तो ये हमारे पास जेनेटिक है। दूसरा है हार्मोनल डिफॉर्मिटीज़। हार्मोनल डिफॉर्मिटीज़ कौन सी है? वो डिफॉर्मिटीज़, वो डिसऑर्डर जो कि हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से होती है। मसलन एक्रोमेगेली या ऑस्टियोपोरोसिस। एक्रोमेगेली जब एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए, ग्रोथ हार्मोन सोमेटोस्टेटिन जो है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, तो उसका सर बड़ा हो जाता है। इसी तरह हाथ और पाँव बड़े हो जाते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। यह बीमारी है हमारे पास एक्रोमेगेली। इसी तरह ऑस्टियोपोरोसिस, जो हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड है, जो पैराथर्मोन को सिक्रीट करता है, जब उसकी सिक्रीशन बढ़ जाए, उस हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाए, तो क्या होता है कि बोन्स पर जो कैल्शियम स्टोर होते हैं, वो कैल्शियम बोन से हटना शुरू हो जाते हैं और ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन में छोटे छोटे पोर्स पड़ जाते हैं, सुराख पड़ जाते हैं, और इसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इस बीमारी को हम कहते हैं। तीसरी है न्यूट्रिशनल डिफॉर्मिटीज़। वो डिसऑर्डर जो कि ग़िज़ा की कमी की वजह से हो, मसलन ओस्टियोमलेशिया या रिकेट्स। ये बीमारियां तब होती हैं जब विटामिन डी की कमी हो या कैल्शियम की कमी हो। ओस्टियोमलेशिया में बोन सॉफ्ट हो जाते हैं। रिकेट्स में, जो ज़्यादातर बच्चों में होता है, उसमें जो बोन होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं रिकेट्स। तो ये है न्यूट्रिशनल डिफॉर्मिटीज़। तीसरा है एक्सीडेंटल डिफॉर्मिटीज़। एक्सीडेंटल डिफॉर्मिटीज़ वो होती हैं जो कि किसी हादसे की वजह से हो जाता है। मसलन डिस्क स्लिप है। इसको हम ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। डिस्क स्लिप क्या है जी? वो डिसऑर्डर जिसमें, ये देखिए जी, आप यहाँ पहले इसको समझे। ये हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम। मैंने इसके 3 वर्टिब्री को लिए हैं। इन 2 वर्टिब्रिस के दरमियान हमारे पास इसमें होती है कार्टिलेज, जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मैंने इस एक को ले लिया और इसको यहाँ पर बनाया। इस एक वर्टिब्री को लिया और इसको मैंने यहाँ पर बनाया, तो ये मेरे पास है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होती है इसकी इनर पार्ट और एक होती है इसकी आउटर पार्ट। जो आउटर पार्ट है ये कार्टिलेज से बना है और इसको हम बोलते हैं एनुलस फिब्रोसिस, हम इसको कहते हैं। और जो इनर पार्ट है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस, जो कि सेमी फ्लूइड है। अब डिस्क स्लिप में क्या होता है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एक्सीडेंटली ऐसा हो जाता है कि ये जो कार्टिलेज है ये टूट जाता है। ये जो कार्टिलेज है ये टूट जाता है और जो सेमी फ्लूइड है वो इससे बाहर निकल आता है। इसको हम कहते हैं डिस्क स्लिप। अब इसमें क्या होता है कि ये जब कार्टिलेज जब टूट जाता है और ये सेमी फ्लूइड बाहर आ जाती है, तो जो नर्व होते हैं, तो ये इस नर्व को इस तरह जोर दे देता है, दबाव डाल देता है इस पर, जिसकी वजह से इंतहाई सख्त तकलीफ़ होती है और इंसान सही तरीके से मतलब मुसलसल तकलीफ़ में रहता है, आराम से सही तरीके से नहीं बैठ सकता। तो इसको हम कहते हैं डिस्क स्लिप।
डिस्क स्लिप के काजेस क्या क्या हैं? तो इसकी तो पहली काज है एज, क्योंकि जब एज ज़्यादा होता है तो आपको पता है बोन्स और मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। तो एक वजह इसकी एज हो सकती है कि एज के बढ़ने की वजह से, एज ज़्यादा होने की वजह से इसमें ये क्रैक आ जाता है कार्टिलेज में और ये डिस्क स्लिप काज हो जाती है। दूसरी जो काज है, मेन काज है, वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल वो लाइफस्टाइल है जिसमें इंसान एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, बस पूरा दिन बैठा रहता है या लेटा रहता है, इसको कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो इसकी ये भी एक वजह हो सकती है। या इस तरह अगर हम किसी चीज़ को, वज़न को उठाते हैं और ट्विस्टिंग, मतलब इसी तरह टेढ़े होकर, ट्विस्ट होकर हम किसी चीज़ को उठाते हैं, तो इससे भी हमारे साथ ये बीमारी काज हो सकती है, डिस्क स्लिप काज हो सकता है। या इसी तरह अगर वेट ज़्यादा हो, ओवर वेट हो इंसान, तो ये भी इसकी काज हो सकती है। डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं इसके। अब इसकी अलामत क्या क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डिस्क स्लिप हुई है? तो पहली अलामत, जो पहला सिम्टम है वो ये है कि इंसान जब चलता है तो इसमें तो कमर में बहुत तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, मुसलसल दर्द रहता है। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेन एक्सटेंड टू आर्म एंड लेग्स। आर्म एंड लेग्स की तरफ पेन किस तरह एक्सटेंड होता है? देखिए जी, आपने यहाँ पर देखा कि जब ये न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर को निकल आता है तो ये हमारे पास होती है स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड से नर्व अराइज है। तो बाज़ औक़ात ये इस नर्व को पंच कर लेता है, इसको दबा देता है, जिसकी वजह से बहुत सख्त तकलीफ, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने रेड कलर से बनाया है, ये यहाँ से निकला है और इसने इस नर्व को दबाव डाला है, नर्व पर दबाव डाला है। तो अब ये इस नर्व की वजह से, ये नर्व अगर हाथ में गई होती है तो वहाँ पर ये पेन एक्सटेंड होता है, अगर पाँव में गई होती है तो पाँव में ये दर्द एक्सटेंड होता है। तो ये भी इसकी अलामत है। तीसरी अलामत ये है जी कि मसल वीकनेस, मसल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, इंसान ज़ोर नहीं लगा सकता, क्योंकि जब ज़ोर लगाता है तो फिर इसके ये तकलीफ़ होती है, तो इस वजह से मसल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। जो चौथी अलामत है तो वो ये है कि जो डिस्क स्लिप होता है वो ये ज़्यादातर लोअर बैक में होता है, मतलब ऊपर नहीं होता, ज़्यादातर हिप के करीब होता है, लोअर बैक में ये तकलीफ़ ज़्यादातर होती है। अच्छा, अब इसकी इसकी इलाज हम कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो पहला इलाज जो तो ये है कि हम इसके लिए पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। पेन किलर तो ख़ासकर ट्रीटमेंट नहीं है, बस ये है कि वक्ती तौर पर वो इस दर्द को कम कर देता है, जिसको हम एनाल्जेसिक बोलते हैं। एनाल्जेसिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जिसको हम एज अ पेन किलर यूज़ करते हैं। दूसरी जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या है कि जिसमें एक्सरसाइज के थ्रू जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो आपको इसकी ट्रीटमेंट कराता है, मतलब आपको कहता है कि किस तरह बैठने से आपके कमर में तकलीफ़ कम होगी या कौन कौन से एक्सरसाइज से आपकी ये बीमारी कम होगी। तो इसको हम कहते हैं फिजियोथेरेपी, जो एक्सरसाइज वगैरह के थ्रू होती है। बाज़ औक़ात जब ये बहुत सख्त हो, सीवियर केस हो, तो इसके लिए सर्जरी भी करते हैं डॉक्टर, इसके लिए सर्जरी भी करते हैं और यहाँ से इस लिक्विड को हटाते हैं जो कि इस नर्व्स को इसने पंच किया होता है, तो इससे यहाँ पर इस सेमी फ्लूइड को हटाते हैं। तो बहुत सीवियर केस में हम इसका सर्जरी भी करते हैं।